myself Mohit Bansal, Biology and Medicine videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? पहली बात, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। फीमेल्स के अंदर ये बेसिकली चलेगा इन फीमेल्स, ओके। और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होने का रीजन क्या है? प्यूबर्टी पे ही हमारे पास रिप्रोडक्टिव हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट होती है, ओके। तो एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या होता है? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। वो तो हमारे पास इसके अंदर रिटन भी है, इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिस दौरान हमारे पास हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। और ये जो चेंजेस हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड आफ्टर कितने दिनों बाद? आफ्टर 28 to 29 डेज। क्या ये हमारे पास एक स्टैटिक ड्यूरेशन है कि 28 से 29 डेज के बीच में ही होगा? नहीं, हमारे पास ये साइकिल की जो लेंथ है वो वेरी करती है बिटवीन 23 to 33 डेज अप्रोक्सीमेटली। कई केसेस में आपको ये 22 से 32 भी मिल सकता है। तो इन जनरल इन दिनों के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें किसी फीमेल के अंदर, तो ये 23 या 22 दिनों के अंदर रिपीट हो सकता है, या हो सकता है लॉन्गेस्ट फेज के अंदर ये 33 दिनों के बाद हमारे पास रिपीट हो, ओके। और इसमें बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है? साइकिल ऑफ इवेंट्स, साइकिल ऑफ इवेंट्स विच इंक्लूड्स hormonal changes starting from one menstruation till the next one। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके अगली मेंस्ट्रुएशन तक का जो हमारे पास पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए हमें 4 या 5 बेसिक से हार्मोन की वर्किंग को देखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज GnRH, सेकेंड वन इज FSH, third is LH, fourth one is estrogen, and fifth one is progesterone, ओके। तो GnRH का रूल आप पहले ये देखेंगे कि ये हमारे पास कहां से सिक्रीट होते हैं, और अगला हम इनका काम देखेंगे। अगर आपको इतनी चीजें याद रह गई कि हमारे पास इंडिविजुअली इनका काम क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये GnRH आता है कहां से? हाइपोथैलेमस से, ओके। और ये काम कहां करता है? ये काम जाके करता है पिट्यूटरी में। FSH ये एंटीरियर लोब से आता है। किसकी? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और LH जो हमारे पास होता है ये भी कहां से आता है? फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ओके। ये दोनों हार्मोन आते तो पिट्यूटरी से हैं, लेकिन काम कहां जाके करते हैं? काम जाके करते हैं ये ओवरी के अंदर। ईस्ट्रोजन ये आता ओवरी से है, लेकिन काम ये कहां करेगा? काम ये जाके करेगा यूट्रस के अंदर। और प्रोजेस्टेरॉन भी कहां से आता है? ये भी आता है ओवरी से, और काम कहां पे जाके करेगा? ये यूट्रस के अंदर करेगा। तो इसका साइट ऑफ एक्शन ये है साइट ऑफ प्रोडक्शन, और यहां पे मैं लिख देता हूं साइट ऑफ एक्शन।
तो साइट ऑफ एक्शन में GnRH का जो हमारे पास साइट ऑफ एक्शन है वो होता है पिट्यूटरी। FSH ये पिट्यूटरी से आता है, लेकिन काम कहां जाके करता है? काम जाके ये करता है ओवरी के अंदर। LH भी कहां जाके काम करेगा? ओवरी के अंदर करेगा। ईस्ट्रोजन आता ओवरी से है, लेकिन काम जाके करता है किसमें? यूट्रस के अंदर। और प्रोजेस्टेरॉन भी आता ओवरी से है, लेकिन काम जाके करता है कहां पे? यूट्रस के अंदर। ओके, तो जरा इतना चेकआउट कर लीजिए। अब मैं आपको इंडिविजुअली इनके काम बता देता हूं कि काम क्या करेंगे। सबसे पहले GnRH ये स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट्स पिट्यूटरी। किस चीज के लिए स्टिमुलेट करेगा? ये LH और FSH की सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए करेगा। अगर ये नेगेटिवली फीडबैक पे कंट्रोल्ड हो रहा है तो LH FSH की सिक्रीशन बंद हो जाएगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिवली कंट्रोल्ड है तो हमारे पास FSH और LH की सिक्रीशन और ज्यादा प्रमोट हो जाएगी। तो FSH ओवरी के अंदर क्या कर रहा है? ये एग, यानी मैं फॉलिकल मेंशन नहीं कर रहा हूं यहां पे, ये एग को मैच्योर करा रहा है, क्योंकि मैं बहुत इजी टर्म्स यूज कर रहा हूं। ये एग को मैच्योर करवाएगा। अच्छा, एग मैच्योर होने के बाद अल्टीमेटली LH क्या कराएगा? एग रिलीज कराएगा। तो आपके हिसाब से एग मैच्योर पहले होना चाहिए, एग रिलीज पहले होना चाहिए? पहले मैच्योर होगा तो FSH और LH में पहले कौन काम करेगा? ये हमारे पास अर्ली आएगा और ये हमारे पास लेट आएगा। ओके, अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें, ये ओवरी से आया, डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और ये यूट्रस के अंदर क्या करेगा? ये यूट्रस की जो वॉल ब्लीडिंग के दौरान बर्स्ट हो गई थी, उस वॉल को रिपेयर कराएगा, उसे रीफिल कराएगा। ओके, अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये क्या करेगा? ये वॉल को मेंटेन करके रखेगा। तो जरा इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। FSH एग को मैच्योर कराएगा, LH एग को रिलीज कराएगा। मैच्योर पहले होगा तो FSH पहले आएगा और LH बाद में आएगा। एस्ट्रोजन पहले आएगा, अर्ली, ये यूट्रस की जो वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसे रिपेयर एंड रीफिल करवाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन बाद में आएगा, लेट लिख देता हूं मैं यहां पे। ये क्या करेगा? ये वॉल को मेंटेन करके रखेगा। अगर आप इतने से रूल्स को फॉलो कर ले, इतने फंक्शंस आपको याद रहें, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए जल्दी से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, और यहां पे मैंने नीचे बनाया है पिट्यूटरी। ओके, यहां पे इस साइड में मैंने एंटीरियर लोब बनाया और पीछे की तरफ मैंने पोस्टीरियर लोब बनाया है। तो सबसे पहले क्या होगा? यहां पे हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, ये सबसे इनिशियल में, दीज आर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। उसके बाद में ये जो अलग से लेयर्स बना के बैठे हैं, ये हमारे पास है कौन से? ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ये जो एक्सेसिव लेयर्स के साथ हैं, दीज आर सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद मैंने टर्शरी यहां पे मिस किया है, क्योंकि यहां पे डायग्राम बहुत कंजस्टेड हो जाता है। मैं सीधा मैच्योर फॉलिकल पे आता हूं, ग्राफियन फॉलिकल पे, ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने क्या बनाया है? ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो रहा है, तो ये हुआ ओव्यूलेशन। जस्ट राइट हियर एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे ब्लड का एक क्लॉट है, तो ये है कॉर्पस हेमरेज। जब क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन शुरू होती है, तब उसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, एंड अल्टीमेटली हमारे पास आता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो जरा देखते हैं कौन सा हार्मोन कहां पे काम कर रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। सबसे पहले हमारे पास मैंने बताया था FSH आएगा।
ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल पे काम करेगा। ये हमारे पास देखा जाएगा कि कौन से अवेलेबिलिटी है हमारे पास। इन जनरल हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स या सेकेंडरी फॉलिकल्स अवेलेबल होते हैं पहले से ही। तो जो हमारे पास प्राइमोर्डियल होते हैं उन्हें वेटिंग पीरियड के अंदर रखा जाता है। इस दौरान बहुत से प्राइमोर्डियल ऐसे भी होते हैं जो एट्रेजिया यानी कि डेथ के अंदर चले जाते हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे इन्हें मैच्योर कराने के लिए काम करेगा कौन? इन पे काम करेगा एफएसएच। एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल पे भी काम करेगा, जिससे वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल पे भी एफएसएच काम करेगा और ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। तो इन तीनों पे काम कौन कर रहा है? इन तीनों पे काम कर रहा है एफएसएच। अल्टीमेटली एक मैच्योर फॉलिकल पे भी काम कौन करेगा? एफएसएच ही काम करेगा। तो एफएसएच इन 4 स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। मीनवाइल इनकी जो लेयर्स होती हैं, हम पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कर गए, ग्रेन्युलोसा लेयर, थीकल लेयर्स, तो इन सभी लेयर से खास तरीके का हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज ईस्ट्रोजन। नीचे मैंने क्या बनाया है? नीचे मैंने यूट्रस की लेयर बनाई हुई है। तो पहले हमारे पास क्या हुआ? पहले 3 से 4 दिनों के अंदर यूट्रस ब्लीड कर रहा है, तभी मैंने जो थिकनेस है, ये ग्राफ के अंदर मैंने थिकनेस को काफी रिड्यूस होता हुआ दिखा दिया। तो ये मेरे पास एक्चुअल में क्या बना हुआ है? ये मेरे पास एक्चुअल में बना हुआ है मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान क्या खास होगा? इस दौरान यूट्रस की वॉल ब्लीड करेगी और उसकी थिकनेस कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए अप टू 13 डे मेरे पास स्ट्रक्चर कौन सी है? ग्राफियन फॉलिकल है। और इस दौरान ये जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो लेयर्स हैं, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन कहां पे काम करेगा? वॉल पे। ईस्ट्रोजन वॉल पे क्या काम करता है? ये इस वॉल को रिपेयर कराता है। यहां पे देखिए, यहां पे थिकनेस इंक्रीज कर रही है, तो वॉल को रिपेयर करने का काम कौन करवा रहा है? ईस्ट्रोजन। और इसे रीफिल करने का, यहाँ पे कुछ आर्टरीज और वेन्स बनाई गई हैं, ये अच्छा डेवलपमेंट दिखा रही है और वॉल की थिकनेस बढ़ती जा रही है अप टू 13 डे। दिस राइट हियर इज 13 डे। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अब इसके बाद LH में सर्ज आती है, LH का अमाउंट इंक्रीज होता है। LH का अमाउंट इंक्रीज होते ही क्या करेगा? वो ग्राफियन फॉलिकल में से एग को, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करा देगा। यहां पे मैंने वो प्रोसेस दिखाया और यहां पे मैंने वर्किंग हार्मोन कौन सा दिखाया है? वर्किंग हार्मोन है हमारे पास LH। तो जब मेरे पास ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन पे काम किया कौन से हार्मोन ने? ओव्यूलेशन पे काम किया LH ने। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बना? कॉर्पस हेमरेज बना। ओके, कॉर्पस हेमरेज के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी बनी है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस हेमरेज, कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहां पे काम करते हैं? ये काम करते हैं यूट्रस की लेयर पे। आप डे देखिए, डे 23 पे यूट्रस की वॉल की थिकनेस मैक्सिमम है, क्योंकि इस दौरान हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज मैक्सिमम होता है। अगर इसका साइज मैक्सिमम है ऑन 23rd डे, तो मेरे पास इसमें से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन भी मैक्सिमम होगी, ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी मैक्सिमम होगी। तो इस दौरान क्या होगा? यूट्रस की वॉल की थिकनेस भी मैक्सिमम होगी अप टू 23rd डे। यहां पे मैं स्टैंडर्ड क्या लेके चल रहा हूं? मेरे पास साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो 28 डेज का है। अब इसके बाद में क्या है? धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता हुआ क्या बना देता है? कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस के सरफेस पे रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जिनके ऊपर LH काम कर पाएगा। इसी वजह से कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन नहीं करवा पाता है। प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस के कारण हमारे पास क्या है? यूट्रस की वॉल फिर से इरोड करना स्टार्ट करेगी। कब? ऑन 28 डे। यहां पे मैंने थोड़ा सा स्पाइक को डाउन लेके गया हूं, रीजन बीइंग कि हमारे पास हार्मोन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है और इस दौरान जो यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम है वो हमारे पास धीरे धीरे इनर वॉल से स्ट्रिप ऑफ होना स्टार्ट होती है, थोड़ा अलग होना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली उसमें बर्स्टिंग भी होगा,
लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे यूट्रस की वॉल सेपरेट आउट हो रही है मेन वॉल से, एंड अल्टीमेटली वो वॉल बर्स्ट कर जाएगी और साइकिल फिर से 28 डे के बाद फिर से बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो गया। ओके, तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास ओवरी में क्या इवेंट चल रहे हैं और यूट्रस के अंदर क्या इवेंट चल रहे हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अब मेरे पास हार्मोन है कौन से, 4 तरीके के हार्मोन, और उनका क्या क्या लेवल रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स डिजाइन कर रहा हूं। हार्मोन के अमाउंट की बात हो रही है इस वाई एक्सिस पे। ओके, यहाँ पे मैंने इधर बनाए हुए हैं क्या, डेज। तो डेज के हिसाब से हार्मोन्स कैसे चलेंगे जरा ये चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो डार्क लाइन है इसे मैं और डार्क बना देता हूं। कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैंने ब्लैक कलर की डार्क लाइन में ये दिखाया। ये मेरे पास किस चीज का अमाउंट है, जो सबसे पहला हार्मोन आया था कौन सा, एफएसएच। आप एफएसएच का अमाउंट देखिए, पहले 10 दिनों में इसका अमाउंट पीक लिया था और 10वां दिन आते आते इसका अमाउंट थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद में इसने फिर हल्का सा पीक लिया है ऑन 13-14 डे, क्योंकि हमारे पास इसके जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी स्टेट में क्या है, ये हल्का सा पीक फिर से लेता है, लेकिन इसका अमाउंट फिर से हमारे पास कम हो जाता है। तो ये एफएसएच का था। एफएसएच के बाद अगला हार्मोन जो मेरे पास आता है दैट इज एलएच। यहां पे आपको देखने में सबसे ज्यादा स्पाइक किस में नजर आ रहा है, इसमें स्पाइक नजर आ रहा है ऑन 13-14 डे। और आपको पता है इस दौरान क्या इवेंट चलना होता है 13-14 डे के नजदीक, हमारे पास ओव्यूलेशन होना होता है। और ओव्यूलेशन पे हार्मोन कौन सा काम कर रहा है, एलएच। तो ये जो सबसे पीक पे है 13-14 डे के दौरान, ये कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा एलएच। यहां पे ग्रीन कलर से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो ये मेरे पास हुआ कौन सा, ग्रीन कलर में है एलएच, जिसने पीक लिया है कौन से दिन में, इसने पीक लिया है ऑन 13 डे। इस दौरान ओव्यूलेशन हो जाएगी, इट लीड्स टू ओव्यूलेशन। और जब मेरे पास एफएसएच ने पीक ले रखा था उन दिनों के अंदर खास क्या हो रहा था, उन दिनों के अंदर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो रही थी। ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पहले 15 दिनों में जिस हार्मोन ने पीक ली, पहले 15 दिनों में जिस हार्मोन ने पीक ली वो हमारे पास होता है ईस्ट्रोजन। और इस दौरान ये ईस्ट्रोजन क्या कर रहा होता है, ईस्ट्रोजन इस दौरान यूट्रस की वॉल की रिपेयर कर रहा होता है। मैं इसे रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं। एक बार ये डिप लेता है, उसके बाद में जब कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव हो जाता है उसके अंदर से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों का थोड़ा बहुत अमाउंट लिया है। ये मेरे पास रेड कलर में जो मैंने शो किया ये क्या है एक्चुअल में, ये है हमारे पास द ईस्ट्रोजन, इट इज ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन ने क्या किया, इसने यूट्रस को रिपेयर करा है। इसी वजह से पहले 15 डे के अंदर इसका अमाउंट सबसे ज्यादा पीक पे है। अल्टीमेटली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। यहां पे नीचे एक और हार्मोन है जो पहले 15 दिनों में, पहले 14वें-15वें दिन तक इसका अमाउंट जो है काफी कम रहा था। इसका रीजन कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बना था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में पीक आना स्टार्ट हुआ। यहां पे मैंने क्या बनाया है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, ये वॉल को मेंटेन करके रखता है।
और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, प्रोजेस्टेरॉन जब काम करता है तब ये बाकी हार्मोन की सिक्रीशन को बंद करवा देता है। वो बात अलग है कि कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो ही रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी के पास जाके नेगेटिव फीडबैक लगवा देता है। इससे एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन बंद हो जाती है। यही रीजन है प्रेगनेंसी के दौरान जब 9 मंथ के लिए कॉर्पस ल्यूटियम इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाता है, 9 मंथ के लिए वो सिक्रीट करता रहता है लगातार प्रोजेस्टेरॉन, तब पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक रहता है 9 मंथ्स के लिए, तब कोई एलएच एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा। अगर एलएच एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा तो दैट मीन्स हमारे पास कोई भी नया मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस दौरान रन नहीं कर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा रहने से वॉल मेंटेन रहेगी फॉर प्रेगनेंसी पीरियड। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ तो हमारे पास इम्प्लांटेशन होके प्रेगनेंसी चल रही है और इधर से मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कई एबनॉर्मेलिटीज के केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ जो कि रूटीन में चलता है। नॉन प्रेगनेंसी के केस में क्या है, आपको मैंने बताया है कि आखिरी दिन आते आते कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारे पास कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी कोई भी सिक्रीशन नहीं है। देयर इज नो सिक्रीशन। अगर इसकी कोई भी सिक्रीशन नहीं है तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिप करेगा। और पहले इसने बाकी सारे हार्मोन्स को तो खत्म करवा ही दिया, एलएच एफएसएच वगैरह को। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किससे आ रहे थे? यहाँ पे हल्का सा पीक है ईस्ट्रोजन का, लेकिन ज्यादा पीक किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का। और ये दोनों किसकी वजह से आ रहे थे? कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी बंद हो गए और सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई। जब सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो यूट्रस की वॉल अनस्टेबल हो जाएगी और इसके अनस्टेबल होते ही क्या है, हमारे पास फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है। ओके, अब इसके बाद में हम इसे थ्योरेटिकल फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं। फ्लो चार्ट हमें क्या बताता है? हमारे पास यहां पे मैंने फ्लो चार्ट के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ड्रॉ किया है। कैसे? एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज, पहले 4 से 5 दिन जिस दौरान यूट्रस ब्लीड कर रहा होता है, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग फेज। उसके बाद में सेकेंड इज फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। इस दौरान फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं। मैं इस फेज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, तभी इसे फॉलिकुलर फेज भी कहा। ओव्यूलेशन से पहले क्या, तभी इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा। और इसमें एग्स की प्रोलिफरेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, तभी इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। तो इसे मैंने 2 हिस्सों में बांटा, फॉलिकुलर की बिगिनिंग और फॉलिकुलर का एंड। ओके, इस दौरान हार्मोन्स में कुछ रिवर्सल आ जाएगा। ओव्यूलेटरी फेज, इस फेज के अंदर क्या होता है? एग रिलीज होता है। ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, प्रोजेस्टेरॉनिक फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अगर इसे प्रोजेस्टेरॉनिक फेज कहा है तो फॉलिकुलर को एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जा सकता है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव होता है। यूट्रस की जो वॉल है वो बहुत सी सिक्रीशंस देती है। अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है और ओव्यूलेशन के बाद का फेज है, इसी वजह से इसे ये 4 नाम दिए गए। इसे भी मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, इनिशियल एंड टर्मिनल। प्लस यहां पे मैंने हार्मोनल चेंजेस का कॉलम बनाया है, जिसमें मैं अलग अलग हार्मोन्स के लेवल के बारे में देखूंगा कि कौन से हार्मोन का लेवल अप जा रहा है और कौन से हार्मोन का लेवल डाउन जा रहा है। नेक्स्ट कॉलम मेरा किसके लिए? इवेंट इन ओवरी। इन हार्मोन की वजह से ओवरी के अंदर क्या इवेंट्स चल रहे हैं और अल्टीमेटली यूट्रस के अंदर क्या इवेंट चल रहे हैं। हम इस सारी डिटेल को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले है मेरे पास ब्लीडिंग फेज, पहले 4 से 5 दिनों के लिए। इस दौरान हमारे पास GnRH, FSH, LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सभी का अमाउंट लो चल रहा है और इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ? ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम क्यों हुए? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस बना चुका है ओवरी के अंदर। ओके, और इसकी वजह से यूट्रस के अंदर क्या खास होता है? पहली बात, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, नाम है प्रोस्टाग्लैंडस। ये प्रोस्टाग्लैंडस क्या करता है?
ये हमारे पास जो यूट्रस की लेयर को, एंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड सप्लाई थी उसे बहुत ही रिड्यूस कर देता है और मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन करवा देता है। इसकी वजह से जो डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द इनर वॉल, और इसकी वजह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, इसे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहा जाता है। ये अलग हो जाता है और हमारे पास ये जो डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये रिमूव आउट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। हमारे पास इस काम को करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने काम किया। इसने ब्लड सप्लाई को बहुत ही रिड्यूस कर दिया और इसने मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन करवाई थी, जिस वजह से मेरे पास स्लोइंग ऑफ हुआ। स्लोइंग ऑफ का मतलब है वॉल का उखड़ के निकल जाना, और इसकी वजह से ही ब्लीडिंग आई थी। ओके, हमारे पास एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 40 to 80 ml के करीब ब्लड लॉस होता है। ये एमसीक्यूज के लिए है। ओके, उसके बाद में जब हमारे पास टर्मिनल टाइम आता है, यानी कि हमारे पास ब्लीडिंग फेज के आखिरी 2 दिन है, चौथा 5वां दिन है, तब हमारे पास GnRH का अमाउंट बिल्डअप होता है और इसी के साथ FSH का अमाउंट भी बिल्डअप होगा। LH का अमाउंट बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अभी हमारे पास नहीं है। ओके, नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ था पहले, और कॉर्पस एल्बिकेंस है। तो टर्मिनल स्टेज के दौरान क्या होगा, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल पिक किए जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स, इन्हें पिक करके इन्हें स्टिम्युलेट करवाया जाएगा ताकि क्या बनाए जा सके, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ओके, और ये कब होता है, 4th-5th डे के दौरान होता है। इस दौरान यूट्रस के अंदर क्या इवेंट चल रहा है, ब्लीडिंग हमारे पास काफी कम हो जाती है, ब्लीडिंग रिड्यूस्ड, ब्लीडिंग इज रिड्यूस्ड। तो ये था सबसे पहला फेज, नाम है ब्लीडिंग फेज। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास फॉलिकुलर फेज। इस दौरान हमारे पास क्या खास होता है, GnRH का अमाउंट हाई है, FSH का अमाउंट भी हाई है, और इस दौरान ओवरी के अंदर क्या खास होना शुरू हुआ, हमारे पास 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल पिक किए जाते हैं, जिन्हें कन्वर्ट कराया जाता है किसमें, टर्शरी फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ओके, और फॉलिकल की लेयर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, आपको बताया था ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी हाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास LH का अमाउंट अभी भी हमारे पास रिड्यूस्ड अमाउंट ही है, रिड्यूस्ड अमाउंट। ओके, अभी इसने पीक लेना है। अच्छा, इस दौरान हमारे पास ब्लीडिंग क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टॉप हो चुका है, ब्लीडिंग स्टॉप्ड। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, वॉल रिपेयर होना शुरू हुआ। किसके इन्फ्लुएंस के अंडर, ईस्ट्रोजन के। FSH ने ओवरी के अंदर फॉलिकल मैच्योरेशन स्टार्ट करवा दी और ईस्ट्रोजन ने यूट्रस के अंदर वॉल को रिपेयर करवाना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे पास टर्मिनल स्टेज आती है फॉलिकुलर फेज की, इस दौरान हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, इस दौरान FSH का अमाउंट हाई से मॉडरेट हो जाएगा। ओके, और इस दौरान हमारे पास क्या है, जो टर्शरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक मैच्योर फॉलिकल के अंदर। आपको मैच्योर फॉलिकल का नाम पता है, द नेम इज ग्राफियन फॉलिकल। ओके, इस दौरान LH का अमाउंट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ और ईस्ट्रोजन का अमाउंट भी हमारे पास अभी भी हाई है। ईस्ट्रोजन का अमाउंट हाई है तो हमारे पास क्या है, वॉल थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। इस दौरान खास क्या होगा, इस दौरान LH का अमाउंट पीक पे चला जाएगा। ओके, और हमारे पास यूट्रस के अंदर ओवरी के अंदर क्या होगा, इस दौरान ग्राफियन फॉलिकल
रप्चर हो जाएगा और रप्चर होके ये क्या करेगा, ये एग को रिलीज करवा देगा। दैट्स इट। इस दौरान यूट्रस के अंदर क्या इवेंट हो रहा है, यूट्रस के अंदर अभी भी वॉल की थिकनेस जो है इंक्रीज हो रही है। अभी तो हमारे पास डे चल कौन सा रहा है, हमारे पास डे चल रहा है 14th, 15th एंड 16th डे। ओके, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। इस दौरान जो एफएसएच का अमाउंट है ये स्लाइट पीक लेगा और जो ईस्ट्रोजन का अमाउंट है हमारे पास पीक पे है ओव्यूलेटरी फेज के दौरान। इसके बाद हमारे पास सडन डिक्रीज होने स्टार्ट होंगी चीजें। तो नेक्स्ट है हमारे पास GnRH, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया, जिस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव होता है। मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक लगवाने की कोशिश करेगा, तो इसका अमाउंट लो हो जाएगा। हमारे पास FSH का अमाउंट भी लो होना स्टार्ट होगा और हमारे पास जो LH है इसका अमाउंट भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इन सभी के डिक्रीज होने का कारण हमारे पास कौन है, प्रोजेस्टेरोन का बिल्डअप होना। और साथ ही में कॉर्पस ल्यूटियम में से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में से ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट हमारे पास क्या होगा, स्लाइट पीक लेने की कोशिश करेगा। ओके, इस दौरान ओवरी में हमारे पास क्या है, कॉर्पस हेमरेज जो है वो कन्वर्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम में। और मैं आपको पहले भी बता के चुका हूं कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है 23rd डे के अंदर अपना मैक्सिमम साइज लेता है। ओके, इस दौरान हमारे पास क्या है, हमारे पास एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो चुकी है, मतलब ये बहुत सारी सिक्रीशन देगी, जिस वजह से ये इसे सिक्रीटरी फेज भी कहा गया। ग्लैंडुलर हो चुकी है और इसकी मैक्सिमम थिकनेस हो चुकी है, मैक्सिमम थिकनेस। ओके, टर्मिनल स्टेज के दौरान हमारे पास क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की वजह से इसका अमाउंट लोएस्ट चला जाएगा, FSH LH भी हमारे पास लोएस्ट चले जाएंगे। ईस्ट्रोजन जो है हमारे पास दैट इज डिक्लाइनिंग और हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी डिक्लाइन करता है। इन सभी के डिक्लाइन करने की वजह से हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसकी वजह क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। ओके, और अल्टीमेटली मैंने नाम बताया था, वो जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू डेड होने लग जाता है उसका नाम था स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। तो साइज ऑफ स्ट्रैटम फंक्शनैलिस डिक्रीजेस। ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया था, ये रहा टर्मिनल एंड पेस की जो साइज है वो डिक्रीज होने लग जाता है। और इसके अलावा मायोमेट्रियम, ये यूट्रस की मिडल लेयर होती है, इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं और इसी मूवमेंट की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली यूट्रस की जो स्ट्रैटम है वो अलग हो जाती है। हार्मोन लो होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, यही चीजें बार बार रिपीट हो जाएंगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीजें लो है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी चीजें लो है। यही चीज रिपीट हुई तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेज में और सबसे पहली स्टेज के अंदर जो हॉर्मोन्स है वो ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस है, या मैं इनिशियल एंड टर्मिनल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे होल इसे कंप्लीट स्टेज भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा लग रही हैं, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप इसे कर सकते हैं, आप इसमें से मेन पॉइंट्स उठा सकते हैं। ये रहा हमारे पास कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।